सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है मेरी यूरोप यात्रा। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र 1 में आधुनिक रसोई घर के उपकरण देखकर बूढ़ी ग्रामीण महिला क्यों आश्चर्यचकित है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र 1 में ये जो बूढ़ी महिला है वो रसोई घर के आधुनिक उपकरण को देखकर क्यों चकित हो रही है कि घर की सफाई इस प्रकार से भी की जा सकती है, क्योंकि इन्होंने पहले कभी तो ऐसा देखा नहीं है कि बिना हाथ हिलाए रसोई घर पूरा साफ हो रहा है। अब अगला प्रश्न है, रसोई घर में युवती क्या कर रही है। तो हम देख सकते हैं रसोई घर में जो युवती है वो क्या कर रही है, रसोई घर की सफाई कर रही है। अब अगला प्रश्न है, चित्र 2 में युवती बूढ़ी महिला की क्या सहायता कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 2 में युवती बूढ़ी महिला की किस चीज में सहायता कर रही है कि वो प्लेन में बैठी हुई है तो उसकी सीट बेल्ट बांधने में उसकी सहायता कर रही है। अगला प्रश्न है, क्या समय के बदलाव के साथ बच्चों को अपने माता पिता को भी उपकरणों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग को भी अपने माता पिता को जो नए नए उपकरण आ रहे हैं उसका इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता है, उनके टाइम में तो ये उपकरण थे नहीं, तो उन्हें भी सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से उनका काम भी आसान हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्या आप विमान से यात्रा करना चाहेंगे। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देना है बच्चों कि क्या आप लोग भी कभी विमान से यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि हवाई जहाज से कभी यात्रा करना चाहते हैं। इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक देश की संस्कृति सभ्यता उसे अलग पहचान देती है। प्रस्तुत पाठ में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पहली विदेश यात्रा का वर्णन किया है। इसमें यूरोप की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक देश की संस्कृति सभ्यता उसे अलग पहचान देती है। जैसे भारत के देश के लोगों की अलग पहचान है, उसकी संस्कृति की अलग पहचान है, तो बाहर के जो लोग हैं यूरोप के, अमेरिका के, उनकी अलग पहचान है। तो प्रस्तुत पाठ में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पहली विदेशी यात्रा का वर्णन इस अध्याय में किया है और वहां की सभ्यता संस्कृति के बारे में हमें बताया है। तो वो कहाँ गए हैं, यूरोप गए हैं। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मित्रों के परामर्श से मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। मैं बराबर खादी ही पहना करता था। वहां जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े को ही खादी भंडार से मंगवाकर बनवाया। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये उनकी पहली विदेश यात्रा, यानी कि वो पहली बार किसी विदेश में घूमने जा रहे हैं, विदेश की यात्रा कर रहे हैं। तो उनके मित्रों के परामर्श, यानी कि उन्होंने सलाह दी कि सर्दी के कपड़े डाल ले, तो इसलिए उन्होंने सर्दी के कपड़े डाल लिए हैं। तो पहले तो वो क्या पहनते हैं, वैसे तो वो खादी के कपड़े पहनते हैं। फिर वहां जाकर भी उन्होंने सोचा कि मैं इस नियम को नहीं तोड़ूंगा, तो उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने कश्मीर ऊन के कपड़े को ही खादी भंडार से मंगवा लिया। कपड़े की काट छाट भी देशी रखी। अंग्रेजी पोशाक ना पहनने का निश्चय कर लिया, यानी कि उन्होंने क्या सोच लिया था कि वो अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, अंग्रेजी पोशाक नहीं पहनेंगे, वहां जाकर भी वो अपने भारत के ही कपड़े पहनेंगे। फलस्वरूप 2 बातें हुई। बहुत कम खर्च में काम के लायक काफी कपड़े तैयार हो गए और पोशाक हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। तो अब उन्होंने जो ये निश्चय किया था कि मैं वहां जाकर भी अपने भारत के कपड़े ही पहनूंगा, तो इससे 2 बातें हुई। एक तो ये कि बहुत कम खर्च में उन्हें बहुत ज्यादा कपड़े मिल गए, और दूसरी ये कि अब ये किसके पोशाक हैं, भारत देश के पोशाक है, तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ भी हुई, कुछ भद्दापन भी हुआ, तो वहां के विदेशियों को क्या ही समझ आएगा कि इसमें क्या गलत है क्या सही है।
अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति रिवाज के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़े पहनना और खाना पीना पड़ता है। अपना रहन सहन कायम रखने से यह सब झंझट दूर हो जाता है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो अंग्रेजी पोशाक पहनते तो उन्हीं के जैसे उन्हें रहना पड़ता और उन्हीं के जैसे खाना पीना पड़ता, चलना फिरना पड़ता, रीति रिवाज उन्हीं के अनुसार चलते। तो इन सब झंझट से दूर उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपने हिंदुस्तानी कपड़े ही पहनूंगा। विशेषकर मुझ जैसे आदमी के लिए यह झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी जीवन में कपड़ों और फैशन पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि उनके लिए ये जो चीजें हैं, फैशन करना बहुत ही झंझट वाली बात है, क्योंकि कभी भी उन्होंने कपड़ों को और फैशन पर, इन चीजों पर कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो इसलिए वो अपना सीधा साधा जो हिंदुस्तानी कपड़ा है वही वहां पर लेकर जाना चाहते थे। मैंने कपड़ों को सदैव शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र ही समझा है। यानी कि वो कपड़ों को हमेशा क्या ही समझते हैं कि वो क्या है, हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए है और हमारी इज्जत को बचाने के लिए, यानी कि लज्जा निवारण के लिए ही समझा है। यानी कि वो फैशन करने के लिए कपड़े नहीं पहनते थे, केवल शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते थे, गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए ही कपड़े पहनते थे। जहाज पर मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी रही। एक पारसी दंपति और एक अंग्रेज सज्जन मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए। उनसे गांधी जी, खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करने में समय आसानी से कट गया। तो जब वो अपने भारत की पोशाक पहनकर हवाई जहाज में बैठे तो सब जो लोग थे, वहां के आसपास के जो लोग थे, वो उन्हीं को देख रहे थे। तो उन लोगों से वो गांधी जी की बातें, खादी और शाकाहार के संबंध में बातें करते करते उनका जो दिन है, उनका जो समय है वो आसानी से कट गया। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है, थॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वह मोटर गाड़ी द्वारा जाकर कैरो नगर देखकर आ सकता है। मैंने यह देख आना अच्छा समझा। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी थॉमस कुक के साथ वहां जाने का प्रबंध कर लिया था। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर गाड़ी द्वारा कैरो नगर पहुंचे। वहां पहुंचकर मुंह हाथ धोने व नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में ले जाए गए। फिर हम कैरो का अजायब घर देखने गए। वहां पिरामिडों की खुदाई से निकली वस्तुएं अब तक सुरक्षित रखी हैं। तो वो कहाँ पर घूमने गए? अजायब घर में घूमने गए। तो रास्ते में उन्हें जब पता चला कि जहाज स्वेज नहर से गुजरता है तो थॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं? मोटर गाड़ी द्वारा कैरो नगर देखकर आ सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं तब तक यही देखकर आ जाता हूँ। तो उनके साथ कुछ और यात्री भी थे जो थॉमस कुक के साथ वहां जाने का प्रबंध कर रहे थे। प्राचीन मिस्र के कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के ममी अर्थात शव जो पिरामिडों से निकले हैं वहां सुरक्षित रखे हैं। तो वो जहां पर घूमने गए थे तो उन पिरामिडों में क्या थे? प्राचीन मिस्र के कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के ममी, यानी कि उनके जो शरीर है वहां पर रखा गया था। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर उनके चेहरे और हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं। वे जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ है। यानी कि अब दिखने में वो कैसे लगने लगे हैं? काले पड़ गए हैं, लेकिन उनके जो चेहरे हैं और जो उनके हाथ और पैर हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। और उन्हें जिस कपड़े में लपेट कर गाढ़ा गया था वो कपड़ा बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। वह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। कहते हैं उन कपड़ों का निर्यात भारत से ही हुआ करता था। उन दिनों वहां के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि निर्जीव शरीर के साथ गाड़ दिए जाएं तो परलोक में भी वह उनसे आराम पा सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो कपड़े में वो लपेट कर बांधा जाता था, उन्हें रखा जाता था, तो वो कपड़ा कहाँ से आता था? वो निर्यात भारत से ही होता था। यानी कि वो भारत से ही आता था। और ऐसा ये लोग मानते हैं कि अगर निर्जीव शरीर के साथ उनके आराम की चीजें उनके साथ भेजी जाती है तो वो जहां पर भी जाते हैं मरने के बाद तो वो आराम की चीजें उनके साथ वहां पर भी होती हैं। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं भी गाड़ी जाती थी।
पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नाव तक रखी जाती थी। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। तो उनके साथ अलग अलग आवश्यकताओं की चीजें रखी जाती थी, जैसे खाना पीना, कपड़े, जेवर, श्रृंगार का सामान, ये सारी चीजें उनके साथ रखी जाती थी, क्योंकि वो लोग मानते थे कि अगर ये सब चीजें इनके साथ अगर हम गाड़ देंगे तो जहाँ पे भी ये जाएंगे तो वो चीजें उन्हें वहां पर भी मिलती रहेंगी। सुना है कि इस प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो सिंधु में जो गेहूं निकला है वह बो देने पर उग गया। संग्रहालय की वस्तुओं और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर यह मालूम होता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत अत्याचार किए थे, उनके शव आज भी उसी तरह पड़े हैं। जो वहां का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर का सफर मनोरंजक रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं वहां से उदास ही निकला। तो वहां से जब वो निकले तो वो बहुत ज्यादा उदास थे, क्योंकि जिन राजाओं ने, जिन बादशाहों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे, उनके जो शव है वो आज भी वहीं पर पड़े हुए हैं, और जहाँ पे वो पड़े हुए हैं वहां पर उनका नाम तक भी नहीं लिखा है। तो ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अजायब घर के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गई, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। तो अब अजायब घर के बाद वो कहाँ गए थे? उन्हें कुछ प्राचीन प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गई थी और जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से पवित्र काबा पूरब की ओर पड़ता है। वहां की मस्जिदें भी इसी कारण पूरब रुख की रहती हैं। यद्यपि कैरो पुराना शहर है, पर जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। अब कहने के लिए जो कैरो है वो बहुत पुराना शहर माना जाता है, पर उसका जो हिस्सा उन्होंने देखा था वो आजकल के शहरों जैसा ही उनको नजर आ रहा था। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर गाड़ी करके पिरामिड देखने गए। उसके बाद गाड़ी से उतरकर ऊंट से पिरामिड तक जाना पड़ा। पिरामिडों को नजदीक से जाकर देखा। ये चौखुटी इमारतें हैं। हमारे देश में ईंटों के भट्टे जैसे बने होते हैं, वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़ों में बने हैं। तो जब उन्होंने पिरामिड को बहुत नजदीक से देखा तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो चौखुटी इमारतें हैं। अब हमारे यहाँ पर जैसे ईंटों के भट्टे बनाए जाते हैं, वैसे ही ये जो पिरामिड है वो पत्थरों के बहुत बहुत बड़े बड़े टुकड़ों के द्वारा बनाए जाते हैं। भट्टे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज्यादा है, चौपर कम होती गई है। ईंटों का भट्टा छोटा होता है, पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं। इनमें लगी पत्थर की एक एक ईंट मेरे अनुमान से 5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार उनकी चौड़ाई और मोटाई भी है। एक एक ईंट काटकर ना जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो ईंट की भट्टी होती है, जो हमारे यहाँ पे ईंट की भट्टी बनाई जाती है वो छोटी होती है, लेकिन जो पिरामिड होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसा देख के लग रहा था कि एक एक ईंट 5 हाथ की लंबाई पर है। तो वो यही सोच रहे थे, ना जाने इतनी बड़ी बड़ी ईंटों को काट कर कैसे ये इतनी बड़ी इमारत बनाई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा, और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है। ये इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी हजारों वर्षों के बाद ज्यों की त्यों खड़ी है। वो क्या सोच रहे हैं कि ना जाने कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी इस पिरामिड को बनाने में दी है। और क्यों दी है? क्योंकि हमें एक राजा का नाम जो है वो उस पिरामिड में लिखना है, उसके नाम को कायम रखना है, इस वजह से। लेकिन अब जो उसका नाम है वो तो केवल किताबों में ही रह गया है। अब उस पिरामिड को बनाकर क्या फायदा है? इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि इस पिरामिड से तो किसी मनुष्य को लाभ भी नहीं होगा। तब भी ये जो है वो जैसी पिरामिड वहां बनाई गई थी वैसी ही अभी भी बनाई हुई है। हमने रेगिस्तान में एक विचित्र मूर्ति भी देखी। इसे स्फिंक्स कहा जाता है। सुनते हैं
प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर देती थी। अब उन्होंने क्या देखा, एक रेगिस्तान में विचित्र सी मूर्ति देखी जिसे स्फिंक्स कहते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सभी के जो प्रश्नों के उत्तर होते थे वो ये मूर्ति देती थी। संध्या समय वापस आकर हम लोग रेलगाड़ी पर सवार हुए और रात को 11 बजे सईद बंदरगाह पहुंचे। जहाज वहां पहुंच गया था। खाना पीना रेलगाड़ी में ही हो गया था, अतः हम सब जाकर अपने अपने कमरों में सो गए। तो वो लोग कब लौटे वापस? संध्या के समय वो लोग वापस आकर रेलगाड़ी में बैठ गए थे। भूमध्य सागर में पहुंचने पर कुछ सर्दी लगने लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में हवा भी कुछ जोर से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था। इटली के निकटवर्ती सिसिली टापू के पास होकर जब जहाज गुजरा तो वहां का शहर कुछ दूर से देखने में आया। पहाड़ साफ नजर आता था। कुछ दिन बाद हम मार्सेल्स यानी फ्रांस पहुंच गए। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। समुद्र यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। दिन रात पानी देखते देखते एक दो दिनों के बाद जी उब जाता है। अगर कहीं कोई गुजरता हुआ जहाज नजर आ जाए या जमीन नजर आ जाए तो बहुत आनंद मिलता है। सभी यात्री उसे इस तरह देखने लगते हैं मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं हो। तो जैसे जैसे वो भूमध्य सागर की तरफ पहुंच रहे थे तो उन्हें सर्दी लग रही थी। तो वहां की जो सर्दी थी वो लाल सागर तो बहुत ही ज्यादा गर्म था, अरब सागर से भी ज्यादा गर्म था। तो भूमध्य सागर में हवा भी कुछ जोर से चल रही थी, इस कारण से उन्हें बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। तो इसलिए जब जहाज कुछ हिल रहा था, कुछ डुल रहा था, तो वहां पे वो बता रहे हैं कि धीरे धीरे वो कहाँ पहुंच गए, मार्सेल्स यानी कि फ्रांस पहुंच गए थे। फिर रास्ते में कोई विशेष बात उनकी नहीं हुई थी। उन्हें बस क्या नजर आ रहे थे, समुद्र ही समुद्र, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। और इतना पानी देखकर वो बहुत ज्यादा उबने लगे थे। तो अगर कोई उन्हें गुजरता हुआ जहाज नजर आता या फिर जमीन नजर आती तो वो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, क्योंकि पानी देख देख के वो बहुत ज्यादा बोर हो गए थे, उब गए थे। तो इसके अलावा, पानी के अलावा कुछ भी चीज उन्हें दिख रही थी तो वो देखकर वो बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा महसूस हो रहा था। मार्सेल्स यानी फ्रांस में हम लोग सवेरे ही उतरे। वहां एक होटल में ठहर गए। वहां भी थॉमस कुक कंपनी की नौका से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। सवेरे जहाज से उतरते ही रात को रवाना होने वाली रेलगाड़ी में अपने लिए मैंने स्थान सुरक्षित कर लिया था। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस की गाड़ी बुलाकर कैले पहुंचा। वहां फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतरा। डोवर से रेलगाड़ी में चढ़कर रात के करीब 9 बजे लंदन पहुंच गया। मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में लंदन पहुंचा था। स्टेशन पर पहले से वहां पहुंचे हुए मित्र मिल गए। मैं सीधा उस मकान में चला गया जो पहले ही ले लिया गया था। वह गोल्डन ग्रीन में था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे। मैं लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में गया था। मुकदमे से छुट्टी पाकर मैं स्विट्जरलैंड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं रोमारोला से मिलूं। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जो लंदन गए हैं वो किस सिलसिले में गए हैं, किसी मुकदमे के सिलसिले में गए हैं। तो मुकदमे के सिलसिले में उन्होंने सोचा कि मैं भी छुट्टी पाकर स्विट्जरलैंड चला जाता हूँ, तो वो स्विट्जरलैंड चले गए। फिर उनकी क्या इच्छा थी कि वो वहां पर जाकर रोमारोला से मिलें, पर उनके घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वे गर्मी के कारण काटगिरी पहाड़ी पर गए हैं। मैं वहां चला गया। रास्ता सुंदर था। रेलगाड़ी ऊंचे पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। मैं 2 दिन तक वहां रहा और रोमारोला से हमारी बातचीत भी हुई। कठिनाई यह हुई कि मैं फ्रांसीसी नहीं जानता था और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए एक दो भाषिए की सहायता लेनी पड़ी। अब वो रोमारोला के घर तो पहुंच गए थे, लेकिन कठिनाई किस बात की हुई कि उन्हें फ्रांसीसी वो नहीं जानते थे, यानी फ्रांस की भाषा उन्हें नहीं आती थी, और जो रोमारोला थी उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। तो इसलिए उन्होंने किसका सहारा लिया? 2 भाषिए का सहारा लिया, यानी कि उन्हें भाषा समझाने के लिए किसी को रखना पड़ा। वहां से चलकर मैंने वर्नवेल, न्यूटाटेल, लोसान
और जेनेवा शहरों को देखा। न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं वहां बाजार में घूम रहा था, एक दुकान में हाथ के बने कपड़े देखने लगा। दुकानदार महिला थी। उसने मेरे कपड़ों को देखा और समझ लिया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। उस महिला ने गांधी जी के बारे में बताया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती थी, बल्कि उनके संबंध में जो ग्रंथ उसे मिल सके उन्हें वह पढ़ चुकी थी। तो हम क्या देखते हैं कि वो एक दिन कपड़ों की दुकान में गए थे। तो जब कपड़ों की दुकान में वो गए थे, तो जो कपड़े की दुकान में महिला थी, यानी कि वही दुकानदार थी, तो उसने जब उनको देखा तो उनके कपड़े को देखकर वो समझ गई कि वो भारत से आए हैं, वो हिंदुस्तानी है। फिर उसके बाद जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि वो गांधी जी के बारे में केवल उनका नाम नहीं, बहुत कुछ जानती है। यानी कि गांधी जी के बारे में वो जो जितनी भी किताबें पढ़ पाए, उन्होंने सारी किताबें पढ़ी हैं। वहां से मैं फिर लंदन लौट आया। लंदन से मैं हॉलैंड गया। वहां उन दिनों युवकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। मैंने भी उसमें भाषण दिया। सम्मेलन युद्ध विरोधी युवकों का था। वहां से बर्लिन गया। घूम घूम कर बर्लिन देखा। बर्लिन से लिस्बन पहुंचा और वहां एक दिन ठहरा। वहां प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहने से मिलने का विचार हुआ, पर ज्ञात हुआ कि मेरे पहुंचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर अपने यात्रा क्रम के अनुसार म्यूनिख पहुंचा। वहां का प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा, जहां हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहां का प्रसिद्ध अजायब घर भी देखा। उसके बाद मैं म्यूनिख से वेनिस गया। वह अजीब शहर है। घर घर में समुद्र है। नाव के सिवा दूसरी सवारी वहां नहीं चलती। पानी के बीच चट्टानें हैं, उन्हीं पर मकान बने हुए हैं। मच्छरों की भरमार है। मसहरी में भी नींद आना कठिन है। वेनिस से मैं रोम पहुंचा। वहां के सभी प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। मार्सेल्स से मुल्तान जहाज पर सवार हुआ और मुंबई आ उतरा। तो बच्चों, ये थी उनकी यूरोप की यात्रा। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।